नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, जो कि पिछला वीडियो आपका था भारत में इस्लाम का आगमन, ठीक है, क्लास 7 का SCERT का, ये हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, ठीक है। तो पहले हम जो आपका पहला चैप्टर था उससे रिलेटेड हम 5 MCQ को देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल की शुरुआत, यानी कि मोहम्मद गौरी जब 1206 में ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद में इसको शासन को उसके कौन संभाला, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थीं ये भी पढ़ेंगे। और हम यहाँ पे देखने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, इसके बारे में जानेंगे। इल्तुतमिश, उसकी बेटी रजिया सुल्तान, भारत में पहली शासिका, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। शासन व्यवस्था क्या थी उनकी, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। कौन कौन सी मुद्रा चलाया उसने, ठीक है। बलबन के बारे में जानेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे इकट्ठा करेंगे दोस्तों। महत्वपूर्ण शब्दावली देखेंगे और लास्ट में हम क्या देखेंगे यहाँ पे, उससे रिलेटेड 5 MCQ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। वीडियो को दोस्तों पूरा देखा करिए, स्किप मत करिए, ठीक है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके आने वाला एग्ज़ाम, चाहे BPSC शिक्षक भर्ती का हो, चाहे PCS का पेपर हो, सारे एग्ज़ाम के लिए आपका बेस मजबूत करने के लिए SCERT का बुक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसके बारे में विस्तृत ढंग से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आपके बीच में 30 से 50 MCQ के बीच में मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों इस बात की, ठीक है, कि मैं MCQ भी लेकर के आऊँगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। इससे बाहर प्रश्न दोस्तों आना ही नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो आइए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। इसके पहले दोस्तों बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, टारगेट विद एसबी क्लासेस को। इसको हर ज़रूरतमंद के पास इसको शेयर कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। आइए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। इसका मैच ये हो जाएगा डी, ये सी है, ये बी है और ये ए है। ऐसे आप पुट कर सकते हैं दोस्तों इसको। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में, ठीक है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था ये भी बताना है आपको, 1194 ईस्वी में। सिंध पर आक्रमण कब हुआ? ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण कब हुआ ऐसे भी बता सकते हैं, 712 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे PCS में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैच करने के लिए। RO के पेपर में भी ऐसे ही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शतरंज के खेल की शुरुआत किस देश से हुई? ठीक है, अफगानिस्तान, चीन, सऊदी अरब या तुर्की। यहाँ पे एक ऑप्शन को हटा करके क्या कर लीजिए, भारत कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा, भारत, या इनमें से ऑप्शन ये भी दे सकता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, भारत होगा। क्या होगा, भारत। शतरंज के खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? भारत में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, तहकीक ये हिंद पुस्तक को किसने लिखा? उत्बी, महमूद गजनवी, फिरदौसी या अलबरूनी ने? किसने लिखा? अलबरूनी ने, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किस वंश के राजा ने मोहम्मद गौरी को भारत में प्रथम बार पराजित किया था? चालुक्य, राष्ट्रकूट, चंदेल या फिर परमार? तो सही आंसर दोस्तों आपका चालुक्य, ठीक है। मूलराज द्वितीय ने, जो कि गुजरात का शासक था, मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, तराइन का द्वितीय युद्ध कब और कहाँ हुआ था? 1191 में करनाल में, 1192 करनाल, 1190 दिल्ली या फिर 1193 सोनीपत? तो सही आंसर है दोस्तों आपका तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 करनाल में हुआ था, ठीक है। प्रथम युद्ध कहाँ पे हुआ था? 1191 में करनाल में भी वो भी हुआ था, लेकिन वो क्या था, प्रथम युद्ध था। कौन सा युद्ध था? प्रथम। इस युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो है क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तराइन के युद्ध के बाद इसमें देखेंगे इस्लाम यानी कि सल्तनत काल की भारत में शुरुआत हुई, ठीक है। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हो गया। इन तुर्क शासकों का रहन सहन, भाषा, धर्म, शासन करने का तरीका भारतीय शासकों से अलग था। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। इन्होंने दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और लगभग 320 साल तक शासन किया। कितने साल तक? 320 साल तक। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों,
उसके बाद दोस्तों 1426 ईस्वी में क्या हुआ था, बाबर आया था और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। चैप्टर दोस्तों छोटा है, ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हो गई, 1206 में। उसके बाद लगभग पूरा उत्तर भारत उसके अधीन हो चुका था उसकी मृत्यु के समय। उसने भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी भी नियुक्त कर दिए थे, यानी कि अलग अलग प्रांतों में क्या थे, उसके जो गुलाम अधिकारी थे, यानी कि जो उसके कहना उसका मानते थे, एक सेना लेकर के अलग अलग प्रांतों में क्या करते थे, राज्य करते थे। इन्हीं में से एक था, योग्य था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम अधिकारी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत में तुर्क स्वराज्य का शासक घोषित कर दिया कि हम ही पूरे भारत का शासन चलाएंगे। या तुर्क राज्य अब तुर्क सल्तनत कहलाया। क्या कहलाया, तुर्क सल्तनत। अगले शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, दिल्ली को राजधानी बनाया किसने, इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो गई, 1210 ईस्वी में। यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, जब दिल्ली को राजधानी बनाया तो दिल्ली सल्तनत के नाम से भी इसको जाना जाने लगा। अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे पढ़ लीजिए। आपको इस बात से हैरानी हो सकती है कि उन दिनों गुलाम रखने की प्रथा व्याप्त थी, बड़े पैमाने पर रखे जाते थे। तुर्किस्तान के युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध व प्रशासन के काम में प्रशिक्षण दिया जाता था। सुल्तानों को बेचा जाता था प्रशिक्षण देने के बाद, इसलिए वो गुलाम कहलाते थे। सुल्तान की सेवा में आने पर योग्य और होनहार गुलामों को ऊंचे और जिम्मेदारी के पद भी सौंपे जाते थे। अगर तुम्हारे पास योग्यता होगी, तुम लोगों को शासन चलाने की तुम्हारे पास जानकारी होगी, तो तुम क्या करोगे, तुमको ऊंचा पद भी दिया जाता था। सुल्तान मोहम्मद गौरी की सेवा में ऐसे कई गुलाम थे और भारत में उसके राज्य का शासन चलाते थे। सल्तनत के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी आती थीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सरदार जिन्हें अमीर कहा जाता था, क्या कहा जाता था, अमीर, तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। इनमें जातीय श्रेष्ठता तथा सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की होड़ मची रहती थी, यानी कि हमको ये पद मिलना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी होड़ लगी रहती थी। इन्हीं अमीर सरदारों में से ही सुल्तान होता था। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता एवं शासकीय क्षमता का होना आवश्यक था। ठीक है, जांचा परखा भी जाता था, ऐसे नहीं है कि बस जो है केवल ऊंचा पद दे दिया जाता था। इन क्षमताओं के प्रभाव से वह सुल्तान बन सकता था और तभी तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त करना भी संभव था। ठीक है, जब तुम सुल्तान बन सकोगे तभी अमीर समर्थकों को क्या करोगे, तुर्क अमीरों का, उनका सपोर्ट भी मिलेगा आपको, और जब सपोर्ट मिलेगा तो तुमको ऊंचा पद अपने आप मिल जाएगा। सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था। ठीक है, लेकिन उन्हें भय रहता था कहीं ये अमीर सरदार आपस में मिलकर कोई षड्यंत्र न करें, ये भी डर सताए रहता था। इसलिए इन गुप्त षड्यंत्रों से बचने के लिए कौन से उपाय किए जाएं, सुल्तान उसमें अधिक समय लगाता था, व्यतीत करता था। ठीक है, सुल्तानों को इन अमीर सरदारों में से भी संतुलन बनाए रखना पड़ता था। संतुलन बनाने का मतलब क्या है कि उनको वो जो कहेंगे उतना उसका कहना मानना पड़ेगा, चाहे धन दौलत की बात हो, ज़मीन जायदाद की बात हो। ठीक है, चाहे उनके बनाए गए नियम कानून हो तो उसको फॉलो, उसको मानना पड़ता था। ठीक है, उनका अनुसरण करना पड़ता था, तभी शासन आपका चल पाएगा। सुल्तान इस्लाम धर्म के धर्मावलंबी थे, वो बाहरी देशों से आए थे, इसलिए भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीरों, उलेमा एक धार्मिक वर्ग होता था। ठीक है, धर्म के कार्यों को नियम कानून बनाता था, उसी के अनुसार शासन चलता था, तो उलेमा कहलाते थे। ठीक है, इसको खुश करने के लिए हिंदुस्तानी जनता से सतर्क रहते थे, क्योंकि सल्तनत में विद्रोह का भय हमेशा बना रहता था। सल्तनत कालीन शासकों ने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शासकीय प्रबंध किया, राज्य विस्तार के लिए भी तरीके अपनाए, वाह्य आक्रमण से रक्षा के लिए बहुत ही मजबूत सैन्य संगठन बनाया अपना। इसमें प्रारंभिक तुर्क, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। इसका एक ट्रिक बता देते हैं हम दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुल खिला तसले में। ठीक है, गुल खिला तसले में,
गुल खिला तसले में। ठीक है, गुल से क्या मतलब है? गुलाम वंश, जो कि आप हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आज। खी से क्या मतलब है? खिलजी वंश, यह है जो आपका, ठीक है। खिला से क्या है? खिलजी वंश। ता से यहाँ पे तुगलक वंश है, ठीक है। सा से यहाँ पे सैयद वंश है, और ले से क्या है? लोदी वंश है, ठीक है। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे एक क्रम बना करके पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, बीपीएससी का हो, ठीक है, तो ऐसे ही आपको मैच करने के लिए दिया जा सकता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको नहीं पता रहेगा तो। प्रारंभिक तुर्क शासक गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, इसका कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है कि ये कब से कब तक गुलाम वंश था। तो 1206 से 1290 ईस्वी तक, यानी कि 84 साल तक गुलाम वंश का शासन रहा। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। इसने अपनी राजधानी, ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। उसकी उदारता के कारण उसे क्या कहा जाता है? लाख बख्श, ठीक है, यानी कि लाखों का दान करने वाला, ठीक है, लाख बख्श उसको कहा जाता था, ठीक है। तो राजधानी किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने ही बनाई थी दिल्ली को। ये लाहौर का शासक था। भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में ही बीता। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कुतुब मीनार ये 5 मंजिला है ये दोस्तों। और 2.5 दिन का झोपड़ा की निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था दोस्तों। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है दोस्तों? अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में। तो कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने किया था, लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली, लेकिन उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिल पाया, यानी कि मजबूत बनाने का अवसर उसको नहीं मिल पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खिलते हुए घोड़े से गिर करके हो गई, ठीक है। तो चौगान जिसे पोलो कहते हैं, तो इस किसकी देन है? ये अफगानों की देन है। किसकी देन है? अफगानों को, भारत की, भारत को। अब आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रशासन के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। प्रशासन कैसे चलता था? केंद्रीय शासन होती थी, उसमें कई एकता थे या प्रांत थे, आपस में मिला करके एक केंद्रीय शासन चलता था। इसके जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? सुल्तान। फिर प्रांत या एकता को कई परगनों में विभाजित किया गया था और इसको एकतादार या अक्तादार कहते थे। फिर कई परगना बनता था जिसमें कई गांव शामिल थे, तो उसको क्या कहते थे? परगना अधिकारी कहते थे। और फिर गांव के मुखिया को क्या कहते थे? पटवारी या चौकीदार कहते थे, ठीक है। ये बात थी, ये पूछा जा सकता है। ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं? पटवारी या चौकीदार। परगना के अधिकारी को परगना अधिकारी। प्रांत या एकता के अधिकारी को एकतादार या अक्तादार कहते थे, ठीक है। तो इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक, ठीक है, इसका शासन था। इसने 26 साल तक शासन किया। तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। किसकी बैठाया? इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। उसे इस उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है? इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा, ठीक है। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, ठीक है। उसको क्या कहा गया? तुर्कान ये चहलगानी। क्या कहा गया? तुर्कान ये चहलगानी। इसे 40 गुलाम सरदार का एक संगठन था ये, ठीक है। इल्तुतमिश का साम्राज्य देखते हैं दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक फैला था ये। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मुल्तान, ये सारी चीज़ भारत में, दिल्ली, अजमेर, ये सारी जगहों पे फैला हुआ था, ठीक है। ये सारा हिस्सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। शासन व्यवस्था उसकी कैसी थी? इल्तुतमिश ने एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य, शासकीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना किया था। अफसरशाही का मतलब उसके जितने भी महत्वपूर्ण पद होंगे, अफसर लोग क्या करेंगे, ऑफिसर लोग क्या करेंगे, उस पर तैनात होंगे और वही क्या करेंगे? शासन को चलाने में राजा का सहयोग करेंगे।
दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बनाया गया। उसने इक्ता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली। किसने डाली थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है, केंद्रीय शासन को क्या किसमें बांटा? प्रांत में, और प्रांत को स्थानीय शासन से जोड़ने की व्यवस्था बनाई। सुल्तान ने अपनी सल्तनत के कुछ प्रांतों में बांटा, जिसको प्रांतों को क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। हर इक्ते में सुल्तान एक जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता था, जिसे इक्तादार या अक्तादार कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब तक आपका बेस नहीं मजबूत होगा, आपको लग रहा होगा कि सर जी आपके ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, केवल ऐसे ही कहते जा रहे हैं, नहीं, इन सारी चीज़ों को समझिए। जब आप इसको समझ नहीं पाएंगे तो आपके बीच में जब ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे इक्तादार के पास अच्छी सेना होती थी, प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे। इक्तादार इनकी सहायता से राज्य की रक्षा करते थे, अपने नियंत्रण क्षेत्रों से कर भी वसूल करते थे। अपने इक्ते से इकट्ठा किए गए कर से अपने अधिकारियों का और अपने सैनिकों का खर्चा चलाते थे। इस खर्चे के बाद जो कर बच जाता था उससे इक्तादार क्या करते थे? सुल्तान को भेज देते थे। ठीक है, सुल्तान को भी तो अपनी हिस्सा चाहिए। ठीक है, तो जो टैक्स बच जाता था सारे काम काज करने के बाद, उसको क्या करता था राजा? सुल्तान को, जो उसके इक्तादार थे सुल्तान को भेज देते थे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इल्तुतमिश ने मुद्रा में सुधार किया और उसने चांदी का टंका चलाया। किसका चलाया? चांदी का टंका और तांबे का जीतल। तो टंका और जीतल क्या है? इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई मुद्रा का नाम है। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। ठीक है, और अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो रजिया कौन थी? उसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका का श्रेय भी प्राप्त है, इसको दर्जा भी प्राप्त है। 1236 से 1240 तक इसने क्या किया? अपना शासन चलाया। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बना दिया था, परंतु सरदारों तथा उलेमा का विरोध चलता रहा कि कोई मुस्लिम महिला कैसे जो है शासिका बन सकती है। ठीक है, उसका पुत्र कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ गया, लेकिन दुर्बल शासक होने के कारण 1236 में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कहीं जाने लगी। ठीक है, तो उसका पुत्र कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज। तो उसका पुत्र कैसा था? अयोग्य शासक था। ठीक है, उसको शासन चलाने की उतनी जिम्मेदारी नहीं थी, वो जानकारी नहीं थी और उतना इंटरेस्ट भी नहीं रखता था वो। ठीक, तो वास्तविक संस्थापक कौन थी? रजिया सुल्तान ही थी। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिया गया है, रजिया से पूर्व प्राचीन मिस्र और ईरान में महिलाओं ने रानियों के रूप में शासन किया था, परंतु मध्यकालीन विश्व में प्रथम मुस्लिम शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान। कौन बनी? रजिया सुल्तान। पूरे विश्व में पहली महिला को ये जो है श्रेय प्राप्त है। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 माह शासन किया। किसने? 3 वर्ष 8 माह। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में जाने लगी, बैठने लगी। युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती थी। अमीरों को शीघ्र ही पता लग गया कि स्त्री होने पर भी रजिया उसके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं है, और यही बात तुर्क सरदारों को पसंद नहीं आई। ठीक है, और तुर्क सरदार किसी महिला के अधीन काम करना नहीं चाहते थे। फिर षड्यंत्र रचा और फिर गद्दी से हटाने के लिए प्रयास जारी रखा। तो उसका बाद क्या हुआ? ठीक है, उसके बाद उसका एक भाई और 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने, जो क्या थे? अयोग्य थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश के छोटे पौत्र नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। किसको? नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। यहाँ पे लिखा दरबारी अमीरों ने रजिया का विरोध क्यों किया होगा? इसलिए क्योंकि वो उसके अधीन यानी कि उसके अंडर में काम नहीं करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि जो है हम किसी का कहना माने, हम किसी के दबाव में काम करें और वो भी एक महिला होकर के हम उसके अंडर में रहें। तो ये बात कहीं ना कहीं उसको पसंद नहीं थी, तुर्क अमीरों को। ठीक है, और वो उनका कहना भी नहीं मानती थी तुर्क अमीरों का। तो ये सारी बात खटकने लगी और फिर उसको गद्दी से उतारने के प्रयास करके उसको हटा दिया गया। ठीक है,
और उसको मार भी दिया गया। नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265, ठीक है, ये नसीरुद्दीन महमूद का कार्यकाल है। तो 40 तुर्की सरदारों का दल इस समय अधिक शक्तिशाली हो गया था, ठीक है, जिसे चाहते गद्दी से उतार सकते थे और जिसे गद्दी पर बैठा भी देते थे। 1246 में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। वो जिसको चाहते थे गद्दी पर बैठा देते थे, नहीं जिसको चाहते थे गद्दी से उतार भी देते थे, ठीक है। तो ये किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। महमूद ने एक अमीर जिसका नाम क्या था? बलबन, को अपना नायक बना लिया। बलबन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति क्या कर लिया? मजबूत कर लिया और एक शक्तिशाली सरदार बन गया। 1265 में नसीरुद्दीन महमूद के बाद कौन गद्दी पर बैठा? बलबन। कौन बैठा? बलबन। बलबन का कार्यकाल दोस्तों 1265 से 1287 तक है। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था, ठीक है, उसकी सेना में रहता था वो, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद की सारी जानकारी उसको हो चुकी थी और उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। शासन वही चलाने लगा। दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए आसपास के जंगलों को कटवा दिया, साफ करवाया, वहाँ पुलिस चौकियों का निर्माण करवाया। इस प्रकार दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवातियों की विद्रोह को रोकने में सफल रहा। यानी कि मेवाती लोग, मेवाती का मतलब क्या है? जो लोग राजपूत के थे उनसे बचने के लिए क्या किया? जंगलों को साफ करवा दिया और फिर उसको विद्रोह को रोकने में भी सफल रहा। मेवातियों के अलावा अन्य विद्रोहों का भी उसने दमन किया, दबा दिया। बलबन ने कानून को लागू करने में कठोरता बरती। उसने राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया कि सबसे बड़ा कौन सा पद होगा? राजा का ही होगा। वो राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। क्या होता था कि जो उलेमा लोग थे, जो तुर्क सरदार थे, अमीर थे, वो क्या करते थे? जो राजा होता था उसके काम काजों की भी क्या करते थे? जानकारी रखते थे कि कैसा काम काज करता है, फिर उसके ऊपर अपना डिसीजन लेकर के उसको शासन से, सत्ता से हटा भी सकते थे। तो ये सारी बातें क्या किया इसने? बलबन ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उसने कहा कि हमारे काम काजों की जांच आप नहीं कर सकते हैं। इससे क्या करता था? शासक जो होता था अपनी मनमानी कर सकता था, निरंकुश हो सकता था, ठीक है, और किसी के अंडर या दबाव में नहीं रह सकता था। इसलिए वह सरदार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था, ठीक है। दरबार में कैसी मुद्रा में बैठता था? गंभीर रहता था। उसे हंसी मजाक बिल्कुल ये सब सारी चीज़ें नहीं पसंद थी और ना ही वो खुद ऐसी बात करता था। उसने दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर आने बैठने आदि के बारे में नियम भी बनाए और उसका कठोरता से पालन भी किया जाता था। बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा प्रारंभ की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सिजदा का मतलब सिर झुका करके शासन को, राजा को क्या करना? प्रणाम करना। और पैबोस का मतलब पैर चूमने की भी प्रथा स्टार्ट करवाई। किसने स्टार्ट करवाई? बलबन ने। उसने सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था बनाई जिससे राज्य की पूरी खबर उस तक पहुंच सके। प्रमुख विशेषता थी उसने सदैव न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा कि सबके साथ न्याय होना चाहिए। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना भी ध्यान दिया। सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उसने उनका वेतन सदैव समय पर भी दिया। उन्हें सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास भी बल दिया, यानी कि ऐसा ना हो कि तलवार में जंग लग जाए, उसके लिए क्या करता था? समय समय पर अभ्यास भी करवाता रहता था वो। तो ये मंगोल आक्रमण है दोस्तों, ठीक है। तैमूर लंग का ये राज्य है, ये चंगेज खान का राज्य है, ये चीन है, ये भारत है, ठीक है, ये मिस्र है दोस्तों। ये सारी बात यहाँ पे बताई गई है। तो ये मंगोल आक्रमण यहाँ से होते रहते थे। बलबन ने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने एवं मंगोलों की शक्ति को रोकने का प्रयास भी किया। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में एशिया और यूरोप में आक्रांताओं की लहर आ गई, यानी कि आक्रमण करने वालों की एक तरीके से लहर आ गई। ये नए आक्रमणकारी कौन थे? मंगोल थे, जिन्हें उस महान साम्राज्य के लिए जाना जाता जिसका गठन उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में किया था। चंगेज खां वहाँ का बहुत ही शक्तिशाली शासक था। ये चंगेज खां का क्या है? एक चित्र है। 13वीं सदी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य
ज्ञात दुनिया के बड़े भागों में फैल चुका था। चंगेज खां के नेतृत्व में उनकी शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई थी। मंगोलों आक्रमण की भयंकरता को बलबन भलीभांति अनुभव करता था, जानता था, उनसे परिचित था। वो रोकने के लिए क्या किया, मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत भी करवाई, ठीक है, और नए दुर्ग भी बनवाए, किला कि वहाँ से तुम प्रवेश नहीं कर सकते। वहाँ पे सैनिकों को क्या किया, और बड़े अनुभवी अधिकारियों को क्या किया, वहाँ पे नियुक्त किया। शस्त्र तथा भोजन आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था वहाँ पर की गई, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए, और लोग क्या करेंगे, वहाँ पे रक्षा करेंगे, क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, और वहाँ पे हमारे देश में, हमारे प्रदेश में आने नहीं देंगे। फारसी शब्द मुग़ल का उद्भव है, मंगोल शब्द से हुआ है। तो मुग़ल कैसा शब्द है, फारसी शब्द है, और इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, मंगोल शब्द से हुआ। कहाँ से हुआ है, मुग़ल, मंगोल से। तो उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासन अधिक दिनों तक नहीं रह पाया, परंतु दिल्ली को जो शक्ति बलबन ने प्रदान की थी, उसके परिणाम स्वरूप खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। ठीक है, तो ये था दोस्तों चांदी का टंका। क्या है, चांदी का टंका। ये सिक्के चलाए गए थे। महत्वपूर्ण शब्दावली देखिए दोस्तों। मलिक किसे कहा जाता, ठीक है, तो सरहिंद और पंजाब के मुसलमानों को सम्मानजनक एक उपाधि दी गई थी, किसकी, मलिक। ठीक है, इक्ता किसे कहा जाता था, प्रांतों को इक्ता कहते थे। ठीक है, समझ में आ गया। और इस पर शासन करने वालों को इक्तादार कहा जाता था। मंगोल मध्य एशिया की एक जनजात थी, तिब्बत एवं चीन के क्षेत्रों में रहने वाली जो भी जात थी। ठीक है, सिजदा क्या थी, घुटने के पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना सिजदा कहलाता था। पायबोस क्या था, तो सुल्तान के चरणों को चूमना। इसीलिए क्या हो गए, जो तुर्क सरदार थे, तुर्क अमीर थे, ठीक है, ठीक है, ये सब क्या हो गए, उसके सामने प्रभावहीन हो गए कि तुम ऐसा काम करोगे तो क्या तुम्हारे सामने सर उठा सकोगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी सिस्टम बलबन ने स्टार्ट करवाया। अब आइए देखते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड 5 MCQ। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, रजिया सुल्तान, बलबन, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। सिजदा में पैबोस प्रथा किसने प्रारंभ किया था, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या फिर नसीरुद्दीन महमूद। चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल मुद्रा किसने चलवाया, ऐबक, बलबन, मोहम्मद गौरी या इल्तुतमिश। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गुलाम वंश के शासकों का क्रम बताइए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं PCS में। मोहम्मद गौरी, बलबन, इल्तुतमिश, ऐबक। बलबन, इल्तुतमिश, रजिया या ऐबक। ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, नसीरुद्दीन महमूद। इसके बाद बलबन भी आ सकता है दोस्तों। इल्तुतमिश, ऐबक, बलबन या नसीरुद्दीन महमूद। तो ऐसे ही ऑप्शन आ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पढ़े तो हैं, जानकारी तो है, लेकिन आपको याद नहीं है। इसलिए वीडियो को आपको एक बार ना समझ में आए 2 बार देखिए, लेकिन समझने का पूरा प्रयास कीजिए। और दोस्तों जितना भी पढ़िए उसको हजम करने की शक्ति रखिए। ये नहीं कि 10 पेज पढ़ लिया, ठीक है, और उस समझ में कुछ नहीं आया तो पढ़ते मत जाइए। जितना आपके माइंड में, जितनी आपकी माइंड में कैपेसिटी है अडाप्ट करने की, ठीक है, उसको अडाप्ट करने के लिए क्या करिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसको जो है उतना ही पढ़िए। अधिक भार मत ला दिए। अधिक भार ला देंगे तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। जितना भी पढ़ेंगे आपके माइंड से सफाया हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये सारी बातें होती रहेंगी। ठीक है, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टारगेट विद SB क्लासेस को, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और कमेंट करके हमको बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।